तो आइए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव देख रहे हो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और अक्सर पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, तो इसलिए आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और जितने भी ऑब्जेक्टिव ये लिया गया है क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो धातु एवं अधातु चैप्टर है उससे सभी प्रश्न ये लिया गया है, तो इसलिए आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कहता है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो संक्षारित का मतलब क्या हुआ? संक्षारित का मतलब यह हुआ कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको खुले वायु में छोड़ देते हैं ना तो उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है, यानी कि जल्दी वह ख़राब नहीं होता है। तो वैसी धातु है सोना चांदी प्लेटिनम, यानी कि सोना चांदी प्लेटिनम को आप लोग खुले वायु में छोड़ दीजिएगा ना तो उस पर आसानी से जंग नहीं लगेगा, यानी कि आसानी से संक्षारित नहीं होगा। तो समझ गए? तो सोना का संकेत क्या होता है AU, और चांदी का संकेत AG, और प्लेटिनम का संकेत क्या होता है PT। तो समझ गए? आइए आप दूसरे प्रश्न की ओर। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि लोहा एवं इस्पात पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो क्या हुआ इस प्रश्न का मतलब? इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि लोहा एवं इस्पात को जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि कौन सी लेप चढ़ाई जाती है? तो वह है जिंक, और जिंक को ही क्या बोलते हैं? जस्ता। यानी कि जस्ता का जब लेप हम लोहा एवं इस्पात पर चढ़ा देंगे तो वह संक्षारित नहीं होगा, यानी कि वह ख़राब नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि सिल्वर की वस्तु को खुले वायु में छोड़ देने पर उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि सिल्वर की वस्तु को जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देते हैं तो लंबे समय के बाद उस पर जो है जंग लग जाता है, वह ख़राब हो जाता है। तो उस रंग का नाम क्या है, यानी कि उस जंग का कलर कैसे होता है, किस रंग की पदार्थ उस पर चढ़ जाती है, यानी कि सिल्वर पर किस रंग की पदार्थ चढ़ जाती है जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देते हैं सिल्वर को? तो वह है काली। यानी कि सिल्वर को लंबे समय तक के लिए खुले वायु में छोड़ दीजिएगा ना तो उस पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। तो समझ गए इसके बारे में? तो आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है कि एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो वह अनुपात होता है 3:1। अब बोलिएगा सर ये एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल को जब हम लोग 3:1 में मिलाते हैं तो हमें एक्वारेजिया प्राप्त होता है। और एक्वारेजिया की सहायता से, यानी कि एक्वारेजिया की मदद से हम लोग गोल्ड एवं प्लेटिनम को गला सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पाँचवा प्रश्न कहता है कि उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन सी धातु होती है। तो वह धातु होती है चांदी। इसके बाद कॉपर भी आता है, यानी कि चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होती है। तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक का मतलब क्या हुआ? तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक का मतलब यह हुआ कि उष्मा तुरंत फैल जाता है। जैसे कि एक लोहा का छड़ लीजिए और लोहा के छड़ को एक निचले वाला भाग को क्या दीजिए, आग में दीजिए, और ऊपरी वाला भाग को छुइएगा तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ऊपरी वाला भाग भी गर्म लगने लगता है। तो उष्मा के सुचालक का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है ना उष्मा एक भाग से दूसरे भाग फैल जाता है, यानी कि पूरे भाग में फैल जाता है, उसे हम लोग उष्मा के चालक कहते हैं। तो समझ गए? तो चांदी एवं कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होती है। तो समझ गए? तो आइए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न कहता है कि कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है। तो वह है लेड तथा मरकरी। और लेड को क्या से सूचित करते हैं? Pb से, और मरकरी को Hg से, यानी कि लेड को हम लोग सीसा भी बोलते हैं। सीसा और मरकरी उष्मा की कुचालक होती है। और उष्मा की कुचालक का मतलब क्या हुआ? उसमें उष्मा जो है ना नहीं फैलती है, यानी कि लेड तथा मरकरी में उष्मा जो है पूरी तरह नहीं फैलती है, तो इसलिए कहा जाता है लेड तथा मरकरी को उष्मा की कुचालक धातु। तो आइए अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न कहता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वह धातु है सोडियम एवं पोटेशियम, यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। हालांकि धातु कठोर होता है, इसको चाकू से काट नहीं सकते हैं, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम एक खास गुण होने के कारण उसे हम लोग चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। समझ गए? तो आइए अब हम लोग आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आठवां प्रश्न कहता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो क्या हुआ इस प्रश्न का मतलब? इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको कमरे के टेम्परेचर, यानी कि रूम के टेम्परेचर पर रखिएगा ना, रूम के तापमान पर रखिएगा तो वह द्रव यानी कि पिघलने लगता है। तो वह धातु है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि द्रव में बदल जाती है। तो आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न कहता है कि आघात वर्ध क्या होता है। तो आइए इसके परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। तो परिभाषा कहता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग आघात वर्ध कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु है जब उसको हम लोग पीटते हैं तो वह फैल जाता है, इसी घटना को हम लोग आघात वर्ध कहते हैं। और यह धातु का गुण है।
धातु का गुण है आघातवर्ध और तन्य, ये दोनों धातु का ही गुण है। तो सोना चांदी प्लेटिनम जो है ना सबसे अधिक आघातवर्ध है धातु है, यानी कि इसको पीटिएगा ना तो बहुत ज़्यादा रूप में फैलेगा। तो सोना चांदी प्लेटिनम आघातवर्ध धातु है। ठीक उसी तरह आइए तन्य धातु के बारे में समझते हैं। तो आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न कहता है कि तन्य यानी कि इसी को हम लोग तन्यता भी कहते हैं, क्या होता है। तो तन्य एवं तन्यता क्या होता है, और इसी तरह आघातवर्धता के बारे में समझे। तो तन्य एवं तन्यता एवं आघातवर्धता यह धातु का गुण है। तो जैसे जिस प्रकार आप लोग समझे कि आघातवर्धता का मतलब यह होता है कि किसी भी धातु को जब हम लोग हथौड़े से पीटते हैं तो वह पतली चादर के रूप में फैल जाता है, तो इसी गुण को हम लोग आघातवर्धता कहते हैं। ठीक उसी तरह तन्यता का मतलब यह हुआ कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता है, यानी कि कोई भी धातु है उसको पतले तार के रूप में खींच देंगे ना, उसे हम लोग तन्य या तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब ये नहीं समझेगा कि हथौड़े से पीट करके या हथौड़े से पीट करके तो वह आघातवर्धता हो जाएगा। तन्यता का मतलब यह हुआ कि उसको पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। तो समझ गए। तो आइए अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न कहता है कि एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो वह अधातु है ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जिसको कमरे के तापमान पर रखिएगा ना तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझ गए। तो आइए अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12वां प्रश्न कहता है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। तो वह अधातु है ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि अधातु जो है ना वह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि अधातु से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। यह अपवाद होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो समझ गए। आइए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13वां प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। तो वह आघातवर्ध धातु है सोना, यानी कि सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। लेकिन यदि ऑप्शन में सबसे पहले अगर प्लेटिनम आ जाए तो प्लेटिनम में मारिएगा, यानी कि प्लेटिनम जो है दुनिया के सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। इसके बाद है सोना। समझ गए। अब हम लोग 14वां प्रश्न नहीं है, इसमें बताया गया है कि तन्य और तन्यता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। आप लोग तन्यता का परिभाषा पूछे या तन्य का परिभाषा पूछे, दोनों का परिभाषा सेम ही दीजिएगा, क्योंकि तन्यता का मतलब क्या हुआ, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। उसी तरह आघातवर्ध और आघातवर्धता में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आघातवर्ध एवं आघातवर्धता का दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि धातु को जब हम लोग हथौड़े से पीटते हैं और पीटने के कारण वह पतली चादर के रूप में फैल जाता है, तो धातु के इसी गुण को, यानी कि धातु के इसी गुण को हम लोग आघातवर्ध या आघातवर्धता कहते हैं। तो समझ गए।